नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। अब बात करते हैं विस्तार से। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में रौनक दिखी। आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी देखी गई। निफ्टी 144 अंक चढ़कर 16,170 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी 503 अंकों की तेजी देखी गई, जिसके साथ ही 54,253 पर सेंसेक्स बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में 755 अंकों की बढ़त रही। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद। जी देखिए, बिल्कुल आज जो एक्सपायरी थी ना, वो टिपिकल शॉर्ट कवरिंग का केस था। 2-3 सिनेरियो से जो कंबाइंड हुए। पहला तो ग्लोबली आपको एक रीबाउंड दिखा। यूएस यहाँ पर विक्स कूल ऑफ हुआ लास्ट आवर ऑफ द ट्रेड में। इसी वजह से हमने देखा हम 16,200 तक के लेवल एक बार हमने टच जरूर किया आज क्लोजिंग थ्रो में, हालांकि हम क्लोज उससे नीचे हुए। लेकिन आज क्लियरली एक शॉर्ट्स जो आज मॉर्निंग से ये एंटिसिपेशन थी कि बैंक्स और मेटल, इनफैक्ट मेटल सबसे पहले और शायद टेक्नोलॉजी, ये स्पेसेस जो है आपको एक तेज रफ्तार दिखा सकते हैं। आज बैंक्स आउट परफॉर्म किए। बैंकिंग हो, मेटल हो और आईटी हो, इन तीनों स्पेसेस ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसमें बैंक स्पेस में आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, वो हमारी एक्सक्लूसिव भी एक आई थी जिसमें हमने बात की कि बैंक ऑफ इंडिया के क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की बात है। साथ ही दूसरी बात, मेटल्स में आपको शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए। तो बैंक्स में तो आपको क्लियरली पीएसयू और प्राइवेट स्पेस के सारे ही बैंक्स की तरफ से कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। मेटल में तेज रैली थी और एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीक होने वाले सेक्टर्स में से मेटल्स भी था। 20% तक करेक्ट हुआ है मेटल इस एक्सपायरी में, और इसका आज हमने क्लियरली शॉर्ट कवरिंग रैली इन सारे स्पेसेस में देखने को मिली। इसके अलावा एफएनओ में कौन से काउंटर्स थे जो आज तेज थे? न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट क्लियरली आपको उन काउंटर्स पे देखा जो एफएनओ के काउंटर्स है। जो लीडिंग काउंटर्स थे जैसे कि इंडिगो, यहाँ मैनेजमेंट कमेंट्री ग्रोथ आगे FY23 के यानी अगले आने वाले समय के लिए इंटरनेशनल बिजनेस से अच्छी ग्रोथ के एंटिसिपेशन नंबर्स हालांकि मिले जुले थे, वहाँ आपको तेजी देखने को मिली। टोरेंट फार्मा नंबर्स का इम्पैक्ट वो बड़ा एक गेनर रहा। डॉक्टर लाल पैथ, जितने भी लैब डायग्नोस्टिक काउंटर्स है वहाँ पर हमने एक तेज प्रेशर देखा पीछे के दिनों में, और वहाँ आपको क्लियरली आज के दिन भी तेजी देखने को मिली। इंडिया बिल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, M&M फाइनेंस हो, तो ट्रेडर फैंसी काउंटर्स ने भी जमकर आज परफॉर्म किया। एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वीकनेस किन काउंटर्स में देखने को मिली, और वहाँ अनफॉर्चुनेटली रिस्पाइट कुछ इसी तरह का नहीं दिखा। डिविस लैब 3 दिन में 28% तक लूज हुआ है, और सबसे ज़्यादा वीक काउंटर जो है इस एक्सपायरी का वो डिविस लैब था। रोल ओवर के आंकड़े आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन से स्पेसेस में आगे भी तेज़ी जारी रह सकती है। लेकिन फिलहाल बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, मेटल्स ने अच्छा बाउंस बैक दिया, और शायद एक कैचअप रैली का केस अब टेक्नोलॉजी में बनता है। तो ये आज का ट्रेड रहा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के विनोद कार्की के मुताबिक कोर इंडस्ट्री में गिरावट के अभी फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए निवेशकों को करेक्शन में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। हमको जो दिख रहा है कि जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है। कैसे? अगर आप देखें जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं या जो इन्वेस्टमेंट रेट बोलते हैं, वो करीब एक डेकेड से डाउन ट्रेंड में थी, और हमको वो पहला ट्रेंड दिख रहा है कि जो ऊपर जा रहा है। देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का 2 मेजर जो पार्ट्स होते हैं, वो होता है पहला तो जो इंडस्ट्रियल कंपनीज की केपेक्स, और दूसरा होता है रियल एस्टेट। उसके अलावा गवर्नमेंट का केपेक्स तो होता ही है, और जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है उनका भी केपेक्स होता है। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जितना जोर लगा सकती है वो लगा रही है, हमने देखा हुआ है वो ट्रेंड में। और हमको क्या दिख रहा है कि करीब 8-9 साल के बाद रियल एस्टेट जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट साइकिल का, वो इम्प्रूव होता है। और रियल एस्टेट में ऐसा है कि इसका काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है अक्रॉस अदर सेक्टर। जो एंसिलरी कंपनीज होती हैं, बिल्डिंग मटेरियल होती हैं, जो वेजेस होते हैं ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, बैंक फाइनेंस, तो उसका एक मैसिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रहा हमको कि जो कोर इंडस्ट्री है वो नीचे जा रही है ना। तो क्रेडिट ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, रियल एस्टेट साइकिल, ये सब जो करीब 8-9-10 साल के बाद पावर सेक्टर, ये जो टेलीकॉम सेक्टर, जो जिन्होंने पिछले साइकिल में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन किया है, वो रिवर्ट हो रही है। एनर्जी हो गया, तो ये कोर सेक्टर्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है। और तो इस एनवायरनमेंट में अगर मार्केट करेक्ट होता है, मेरे हिसाब से आपको अपना जो जितने भी आप सोच रहे हो कि एक स्टैगर्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए।
फोर्टिस हेल्थकेयर के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी ने हमसे खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑक्यूपेंसी में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। उनकी मानिए तो ऑक्यूपेंसी 70% तक होने की संभावना है। जनवरी महीने में ऑक्यूपेंसी लेवल्स करीब 54% तक आ गए थे। पूरे क्वार्टर के अगर देखा जाए तो अराउंड 57% ऑक्यूपेंसी लेवल्स थे, जो कि अब अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास चल रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे रिकवरी होती चली जाएगी वो जनरली अराउंड 70% ऑक्यूपेंसी पे सेटल हो जाना चाहिए। वो शायद इस तिमाही में न हो, पर इस अगले तिमाही में हमें उम्मीद है कि 70% तक ऑक्यूपेंसी लेवल्स हो जाने चाहिए। इंटरग्लोब ने मूव इन के नाम से एक नया जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है। इस मौके पर हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर जेवी सिंह से खास बातचीत की। चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर जेवी सिंह, ही इज द डायरेक्टर ऑफ इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। सर, ईटीना स्वदेश से बात करने के लिए धन्यवाद। आज कंपनी के लिए काफी बड़ा दिन है, आपने एक नया जेवी अनाउंस करा है मूव इन के नाम से। तो सर, जहाँ तक इस जेवी की बात आती है, ये कितना बड़ा है आपके लिए? बहुत बड़ा है। इंटरग्लोब जैसे हमारी जैसी कंपनी है, हम लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, पर हम दो चीज़ें करते हैं। हम एक बिजनेस के लिए लंबा व्यू लेते हैं और हम अपने बिजनेस के लिए सॉलिड पार्टनर्स लाते हैं। सॉलिड पार्टनर्स इसलिए लाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बिजनेसेस हैं और जो इंडिया को चाहिए वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में हैं। जैसे यूपीएस है जो 114 साल से चल रही है, वो प्रैक्टिसेस हम यहाँ पे लाएं और यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं विद इंडियन फ्लेवर अपने लोगों के लिए। डाइवर्स जैसे है हमारा देश चारों तरफ से, वो दोनों को हम जॉइन करके एक टॉप ऑफ द लेवल का प्रोडक्ट लाएं। हमने अपने सारे बिजनेसेस में वही किया है। लॉजिस्टिक्स आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है, 10 पे जाना है और ये बढ़ती जाएगी। लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन एक फंडामेंटल नीड है कंट्री की। नॉट जस्ट लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन but top quality, high precision, reliable, predictable, transparent is the need कि ये इंडस्ट्री में है। तो हमने यही किया है। हमने वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स जो हैं, जो इस एरिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो हमारा फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी के पास ऊपर, हमारा फोकस होगा वेंडर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, और हमारा फोकस रहेगा ऑन आवर ओन पीपल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फोकस रहेगा हमारे कस्टमर्स। सर, जहाँ तक इस पूरे जेवी की बात आती है, अगर हम पेरेंट कंपनी की बात करें तो जो पेरेंट कंपनी है उनकी काफ़ी प्रॉफिटेबल और इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइंस है करंटली। तो सर, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा क्लैश करेगा इंटरनली जहाँ तक पेरेंट कंपनी की बात आती है? नहीं, वो एक अपनी कंपनी है, उस कंपनी का अपना बोर्ड है, उस कंपनी के अपने प्लान्स हैं। सिमिलरली ये जो हमारी कंपनी है, पार्टनर्स डिफरेंट हैं, बोर्ड डिफरेंट है, एक्सपर्टीज डिफरेंट है। सो इट इज़ उससे कोई ऐसा लिंकेज नहीं है, ना किसी का एक दूसरे से कुछ लेना देना है। दोनों अपनी चलेंगी, अपने डीएनए में चलेंगी, अपने एक बोर्ड्स उनको ड्राइव करेंगी। तो उससे कोई इसका कोई ताल्लुक। और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा है हाल, सारे अपडेट लेकर आ रहे हैं विश्व मोहन। देखिए, अगर सोने चांदी की बात करें तो आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। फेड की मिनट से साफ संकेत मिल रहा है कि फेड आगे भी ब्याज दरें बढ़ाएगा और जून जुलाई में भी ½ % तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक निगेटिव काम कर रहा है। हालांकि फेड से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन ½ % अभी बहुत ही नज़दीक है जब ½% की बढ़ोतरी आप देख पाएंगे। और आज डॉलर में भी हल्की तेज़ी है, बॉन्ड यील्ड में भी तेज़ी है, उससे भी यहाँ पर दबाव दिख रहा है। और MCX की अगर बात करें तो 100 रुपये के आसपास यहाँ गिरावट दिख रही है। चांदी में भी करीब करीब MCX पे 200 से 300 रुपये की गिरावट दिख रही है। गिरावट है, लेकिन एक रेंज में ही गिरावट है, बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी तेज़ी बरकरार है। $115 के बेहद करीब है ब्रेंट का भाव। MCX पर भी भाव 8,600 रुपये के ऊपर है। अब यूरोपियन यूनियन की एक समिट होने वाली है अगले हफ्ते। अब उसमें डिसाइड होगा कि कैसे वो रूस से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर कैसे वो पूरी तरह से पाबंदी लगा पाए, क्योंकि अभी भी कुछ देश इसको लेकर सहमत नहीं है। हंगरी अभी भी अटकलें लगा रहा है। उनका कहना है कि अभी भी उनके रिफाइनिंग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि
वो रीवैम्प कर पाए अपने उत्पादन को। तो कई ऐसी वजह हैं जिस वजह से मतभेद है। देखते हैं आगे इस रोड ब्लॉक को कैसे दूर किया जाएगा। दूसरी तरफ चीन से रिकवरी की मांग में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं क्रूड मार्केट को लेकर, लेकिन निगेटिव फैक्टर क्रूड प्राइसेस पर ये डाल सकते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, स्लो डाउन का असर आने वाले समय में दिखेगा और डिमांड पर डेफिनेटली इसका असर मिलेगा। तो एक मिक्स क्यूज है और ऊपरी स्तरों के आसपास है। यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्रूड में आगे गिरावट भी दिख सकती है। तो ये है कमोडिटी मार्केट का अपडेट। जी थैंक यू विश्व मोहन। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की कटौती, चीनी और गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन की वजह से एफएमसीजी ग्राहकों को राहत मिल सकती है। एफएमसीजी कंपनियां अपनी लागत में 10% तक की कमी देख रही हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि लागत में ये कमी अगर टिकाऊ रहती है यानी रुकती है तो आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी पर ब्रेक लगाया जा सकता है। एफएमसीजी कंपनियां पिछले 9 महीने से लगातार कीमतें बढ़ाती आ रही हैं। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा के पास। कस्टमर्स कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्राइस हाइक्स जो वो देख रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कट कर दी गई है फ्यूल में, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट बैन भी लगाया गया है वीट और शुगर पे। तो एफएमसीजी कंपनीज कहती हैं कि क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है फ्यूल प्राइसेस पे, इसकी वजह से उनकी ओवरऑल इनपुट कॉस्ट पे काफ़ी गिरावट आएगी और अगर ये सस्टेन करता है तो कंज्यूमर्स पर भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो पिछले कुछ महीनों में एफएमसीजी कंपनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक्स लिए हैं अपने प्रोडक्ट्स पे और ये प्राइस हाइक्स कुछ 20% तक लिए गए हैं अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस प्रोडक्ट्स। लेकिन अब एफएमसीजी कंपनीज़ कह रही हैं क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि एकदम नहीं होगा, आगे आने वाले कुछ महीनों में पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती के बाद सब्जियों के दाम घटने की जगह उनमें भारी उछाल देखा जा रहा है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रिटेल मार्केट में टमाटर सेंचुरी लगा चुका है। मटर, बीन्स, भिंडी जैसी बाकी सब्जियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 18 सुदेश संवाददाता खुशबू तिवारी ने नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट से सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया। महंगाई पर काबू करने के लिए सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए हैं, चाहे गेहूं की एक्सपोर्ट पर पाबंदियों को लेकर हो या फिर शुगर और एडिबल ऑयल्स को लेकर भी जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका मेन मकसद यही है कि महंगाई कम की जा सके। लेकिन मैं अभी एक एपीएमसी मार्केट में हूँ मुंबई के, नवी मुंबई के, जहाँ पे ढेरों में दूर दूर से जो सामान आता है और थोक के भाव यहाँ से बिक्री होती है। यहाँ हम एक मार्केट चेक कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सब्जियाँ जो है उनका दाम कितना बढ़ा है, कितना सस्ता हुआ है। और यहाँ पे जो एक बहुत ही स्टेपल सब्जी है वो है टमाटर, और टमाटर के भाव देखे जाएं तो यहाँ थोक के भाव में भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो ये टमाटर बिक रहे हैं। अगर टमाटर के साथ ही टमाटर के अलावा अगर बाकी सब्जियां देखी जाएं तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे मटर को लेकर, मटर, बीन्स और मिर्ची, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। मटर है जो वो भी 85 से 100 रुपये किलो के प्रति आसपास थोक के भाव यहाँ बिक रहा है। बीन्स भी 100 रुपये प्रति किलो थोक का भाव चल रहा है। यानी रिटेल का भाव अगर आप जोड़ें तो अगर पेट्रोल डीजल का जो भाव है उस हिसाब से यहाँ से रिटेल पे दुकान में बेचने वाले अपने यहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ पे इसमें 20 से 30 रुपए की और बढ़ोतरी आप मान सकते हैं। यानी जो ओवरऑल भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो आम लोग हैं जो रिटेल में भाव पे ये सब्जियाँ खरीदते हैं उनके लिए सब्जियाँ ज़रूर महंगी हो रही हैं। खुशबू तिवारी, ईटना स्वदेश। अब आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की नई दरों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रीमियम की नई दरें 1 जून 2022 से लागू होंगी। हालांकि इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बसों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छूट भी दी गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है, क्योंकि सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों को बढ़ा दिया है। 1 जून से नई दरें लागू होंगी। सरकार ने यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अगर आप 4 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो नई जो दर होंगी वो तकरीबन 23% ज़्यादा होगी, और अगर आप 2 पहिया वाहन इस्तेमाल करते हैं और वो 2 व्हीलर 75 सीसी से ज़्यादा है तो ये इंक्रीज, ये बढ़ोतरी 35% के आसपास रहेगी। तो ये एक बड़ा झटका यहाँ पर गाड़ियों के जो इस्तेमाल करते हैं उन पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे का तर्क दरअसल ये है, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरिडा ने भी लगाया है, वो ये है कि
पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो मोटर एक्सीडेंट के जो क्लेम आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो क्लेम अमाउंट है उसमें भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। तो उसके अनुपात को देखते हुए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों को भी बढ़ाया गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि पिछले 2 सालों में ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम कवर को नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन क्लेम अमाउंट में लगातार बढ़ोतरी के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। तो अब ये एक चुनौती होगी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी कि वो अपने सिस्टम पे फौरी तौर पे ये बदलाव करें कि नई दरें भी लागू हों, और साथ ही जिन्होंने पिछला भुगतान किया है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको भी वो एडजस्ट कर पाएं। तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक चुनौती है कि वो अपने सिस्टम में इस तरीके का नई दरों को शामिल करने के लिए वो मॉडिफिकेशन या बदलाव कर पाएं, क्योंकि नई दरें 1 जून से लागू होंगी, जो लगभग यहाँ से 5 से 6 दिन का ही वक्त उनके पास ये एक मोहलत के तौर पर बचा है। जीएसटी दरों में फिलहाल किसी तरह के बदलाव का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। वहीं दूसरी ओर एटीएफ पर भी फिलहाल जीएसटी लागू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ है, हालांकि उसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अगर जीओएम अपनी रिपोर्ट सौंप भी देती है, उसके बावजूद भी मौजूदा हालात में जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसके प्रयास पहले भी किए गए हैं, लेकिन पहले कोविड की वजह से इसको टालना पड़ा, और अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सप्लाई संबंधित दिक्कतें आई हैं, महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि तुरंत जो है जीएसटी में बड़े बदलाव किए जाएं दरों से संबंधित। ऐसे में अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो इसमें अभी केंद्र सरकार की भी दिलचस्पी नहीं है और राज्य सरकारें भी ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं दिखा रही हैं। फिलहाल जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की संभावना बेहद कम दिख रही है। जहां तक एटीएफ का सवाल है, पिछले कुछ समय से एटीएफ की कीमतें में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे हवाई किराया बढ़ गया है, कंज्यूमर को दिक्कतें आ रही है। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या एटीएफ को तुरंत जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा ताकि कंज्यूमर को राहत दी जा सके। इस मसले पर हमारे सोर्स बता रहे हैं कि फिलहाल ये भी संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनौपचारिक तौर पर एक बार एटीएफ पर चर्चा हुई थी जीएसटी काउंसिल के अंदर, लेकिन राज्यों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा फिलहाल एटीएफ को भी जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है। हालांकि एविएशन मंत्रालय अपने लेवल पर इस बात के प्रयास कर रहा है कि जिन राज्यों में वैट ज्यादा है एटीएफ के ऊपर, उनसे अपील की जा रही है कि उसमें कमी करें, क्योंकि कई राज्यों ने इसको घटाकर 1% कर दिया है, और जहां पर ज्यादा है वो राज्य भी अगर वैट में कटौती करते हैं तो कंज्यूमर को तुरंत राहत दी जा सकती है। कॉनकॉर विनिवेश पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर के जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। एक बार फिर से प्रकाश बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कॉनकॉर के विनिवेश की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू नहीं होने जा रही है। इसमें कुछ और वक्त लग सकता है, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो रेलवे की जमीन का इस्तेमाल कॉनकॉर करता है, और जो लैंड लीज फीस है या रिन्यूअल से संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं, उसका समाधान अभी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कॉनकॉर को किस तरह की रियायत दी जाए ताकि उसके विनिवेश की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाया जा सके, इन्वेस्टर्स को इसमें दिलचस्पी हो, इसको लेकर काफी मंथन हुआ, लेकिन इस बात पर सहमति बनी कि सिर्फ एक कंपनी को रियायत देने से इस मसले का समाधान नहीं निकलेगा। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि पहले एक लैंड लीजिंग पॉलिसी तैयार होगी। वो पॉलिसी सभी कंपनियों के लिए होगी और उसी के दायरे में कॉनकॉर को भी रियायत दी जाएगी। तो सबसे पहले अब ये होगा कि पहले लैंड लीज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। एक बार कैबिनेट जब इसको मंजूर कर लेगी, फिर उसी के दायरे में सभी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलेगा और कॉनकॉर भी इसका फायदा उठा सकती है। तो पहली प्राथमिकता भी ये है कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड लीजिंग पॉलिसी बन रही है उसको पहले मंजूरी दिलाई जाए, उसके बाद कॉनकॉर के विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। बैंक ऑफ इंडिया में सरकार अपनी 7 से 8% की हिस्सेदारी बेच सकती है। ये हिस्सेदारी QIP के जरिए बेची जानी है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक ये हिस्सा बेचने की तैयारी है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा।
जी हाँ, सरकार बैंक ऑफ इंडिया में 7 से 8% का स्टेक डाइल्यूट कर सकती है और ये जो रूट होगा वो QIP हो सकता है। हमें सूत्रों ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने लेंडर को सजेस्ट किया है कि QIP रूट को चुना जाए। आपको याद होगा कि बैंक ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो 2,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जो रूट था वो फाइनली डिसाइडेड नहीं था। जो ऑप्शंस थे वो थे या तो QIP रूट लेना या फिर FPO लेना, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने सजेस्ट किया है वो बोला है कि QIP रूट लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर साइज़ की बात करें तो करीब 2,000 करोड़ रुपए के QIP की ये साइज़ हो सकती है। इसके लिए जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी गई है प्रिलिमिनरी लेवल पे, और साथ ही साथ कैपिटल रेजिंग कमेटी जो है वो बैंक की अगले महीने मिल सकती है इस पर जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए। अगर टाइमिंग की बात करें तो ये QIP सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो Q2 FY23 है उसमें कंप्लीट हो सकता है। बैंक ने हालांकि मेंटेन किया है कि उसके जो कैपिटल रेशियोज़ हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और वो ग्रोथ को ज़रूर इन्विसाज कर सकते हैं इस साल की, लेकिन ये जो शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है सरकार की तरफ से वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए है, क्योंकि सरकार को 81% हिस्सेदारी से घटाकर 75% से कम की हिस्सेदारी करनी है और इसके लिए QIP रूट सजेस्ट किया गया है।